एक तो कल इमरान खान को अदालत में पेश होना है, वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। काजी फैसल साहब कैसे बर्दाश्त कर लेते कि इमरान खान उनकी अदालत में आए? मेरा ख्याल ये है कि जो लोग इमरान के खिलाफ मुकदमा चला रहे हैं अब वो मजबूर हो गए हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान की बात सुनी जाए। मोहसिन नकवी साहब जो थे वो वज़ीर आला पंजाब थे। कंबोडिया की सरकार ने उनको अपना सफीर मुकर्रर कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो कोई मसला नहीं, पाकिस्तान में सफीर को कबूल करना इनका बतौर कंबोडिया के सफीर के, वो तो मसला हो ही नहीं सकता क्योंकि वो वज़ीर दाखिला हैं, बड़ी पावर में हैं, बल्कि डिफेक्टो वज़ीर आज़म भी हैं वो तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं कनाडा से साजिद खान साहब, वहाँ पे विज़िट के लिए गए हैं, कभी कभी हमारे राब्ते में आ जाते हैं, तो उनसे चंद एक सवाल करते हैं। एक तो कल इमरान खान को अदालत में पेश होना है, वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे। काजी फैसल साहब कैसे बर्दाश्त कर लेते कि इमरान खान उनकी अदालत में आएँ, लेकिन साथी जजों की मजबूरी की वजह से, उनके कहने की वजह से जब देखा कि इख्तलाफात कर रहे हैं तो फिर काजी फैसल साहब मान गए कि चलें ठीक है, वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान आ जाएँ, इस पर बात करते हैं। इसके अलावा कई जायदादें निकल आई हैं दुबई में, कई पाकिस्तानियों की, जरदारी साहब की भी और मोहसिन नकवी साहब की भी। तो साजिद खान साहब, जहां से आप शुरू करना चाहते हैं प्लीज़। मोहसिन नकवी साहब की जायदाद दुबई में निकली है और इनका क्या निकल सकता है जनाब साजिद खान साहब? बहुत शुक्रिया अमान साहब, दूरदर्शन से आपने राब्ता किया। बहरहाल ये जायदादों वाला मामला जो है वो अभी इनके हमारे बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि इसकी टाइमिंग बड़ी हैरान कुन है। अच्छा जी। और किसने मुकर्रर की, ये देखने वाली बात तो ये है। और अगर जायदादें हैं और हैं बिल्कुल, सिर्फ उन पे एक ही इतराज हो सकता है कि जो लोग सियासतदान उसमें शामिल हैं या साहिब इख्तियार लोग उसमें शामिल हैं या उसमें हमारे जज शामिल हैं, क्या उन्होंने उन जायदादों को डिक्लेयर किया हुआ है इनकम टैक्स के अंदर? हाँ, अगर तो किया हुआ है जी, तो फिर तो खतरे, और अगर नहीं किया तो फिर खतरा तो नहीं है उनको, क्योंकि ऐसी कोई शिक अगर नजरअंदाज हो जाए तो उसका इलाज भी है कि आप डिक्लेयर कर दें जी। लेकिन एक तरफ तो देखें जितनी बड़ी रकम है आप उसका अंदाजा लगाइए जो पाकिस्तान तरफ से दुबई में इन्वेस्ट की गई है, जायदादें खरीदी गई है, और अगर उस रकम का 10% आपको मिल जाए तो आप IMF किस्त लेने से इनकार कर सकते हैं। अच्छा। आप सऊदी अरब का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं करेगा। अच्छा, ये 10 अरब 11 अरब की बात हुई है, 11 अरब डॉलर, ये अंदाजा है। अच्छा, देखें अंदाजा है, असल में कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं जी हमने हमारी थी जायदाद हमने बेच दी। अच्छा, लेकिन अगर आपने जायदाद बेच दी तो आप मुबर्रा नहीं हुए, क्योंकि आपको टैक्स तो देना था ना उसके ऊपर। जी ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि दुबई में क्यों जायदाद बनाई गई? ठीक है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं होती कि यहाँ की जो कड़ी शराइत हैं वो कबूल नहीं होती, पहली बात ये। और फिर कड़ी शराइत का मामला ये होता है कि जब कोई शख्स इन्वेस्ट करता है तो वो आप उसको मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपको कुछ मुनाफा हासिल हो, आपकी आमदनी में इजाफा हो। ये एक अलग बहस है, इसको छोड़ देते हैं हम। लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ हम उनकी बात करते हैं कि उनमें से अगर कुछ लोग पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं वो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए इन्वेस्टमेंट जो है महफूज नहीं है। महफूज नहीं होने का मतलब ये है, एक तो ये है कि सरकारी पॉलिसी इस किस्म की है कि आप ये चीज आप बना सकते हैं, ये चीज आप नहीं बना सकते, ये कारखाना लगा सकते हैं, कारखाना नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि चीजें बाहर से मंगवा ली जाएं और बहुत ज्यादा मुनाफे पे आगे बेच दी जाएं। हाँ गाड़ियां हों, हाँ वो फोन हो, यानी कोई भी चीज। अब देखिए बहुत सारे हमारी ऐसी चीजें जो हमारे जनरल स्टोर से बिकती है, रोजमर्रा की चीजें, वो दुबई से आती हैं। एक तो स्टेट में कहना ये है कि हमारे पास डॉलर नहीं है, एलसी नहीं खोल सकते, लेकिन इतनी चीजें किस तरह आ रही हैं मुल्क के अंदर उस पर कोई चेक नहीं है। पर हम
इंसानों की बातें करते हैं जिन्होंने बहुत सारी जायदादें दुबई में बनाई हैं, हम जजों की बात करते हैं, हम जर्नलों की बात करते हैं और हम शुरफा की बात करते हैं जी। तो ये जायदादें बनाई गई हैं, उन पे टैक्स दिया गया है तो सुभान अल्लाह, और टैक्स दिया गया है तो फिर तो कोई शिकायत भी नहीं है, पहली बात ये। और दूसरी ये कि बन जाता है कि आपकी बहुत सारी मुश्किलात का मुदावा हो सके जी। जायदादें बनाने में जहाँ हम शुरू करते हैं, असल में मोहसिन नकवी साहब की जब जिक्र होता है तो मोहसिन नकवी साहब को किसने ये राह दिखाई कि दुबई में जायदाद बनाई जाए, पहली बात तो ये है। हाँ जी। और बाकी मेरा ख्याल ये है कि दुबई आने जाने का सिलसिला तो बहुत पुराना है जी। भुट्टो साहब दुबई जाया करते, दुबई उस जमाने में इतना जदीद नहीं हुआ था। फिर भुट्टो साहब के बाद जनरल या रिया का जमाना आया, लोग दुबई जाने शुरू हो गए और बल्कि उसमें ड्रामे भी हुए, दुबई चलो वहां पे रोजगार का सिलसिला। लाहौर की एक अहम शख्सियत, मेरे जहन में उनका नाम नहीं आ रहा, उन्होंने दुबई में बड़ा काम किया, आप हैरान होगे कि उन्होंने दुबई में मिट्टी बेची। अच्छा जी। वो पाकिस्तान से मिट्टी लेके जाते थे और वहां पे उसको रेत में मिला के शजरकारी करते थे। अच्छा जी। मियाँ शायद उनका वो मियाँ थे, तो मियाँ मुनीर तो नहीं? जितनी भी वहां पे जी चौधरी मुनीर? अरे नहीं, चौधरी मुनीर तो असल में चौधरी मुनीर साहब तो बाद में दाखिल होते हैं सर। अच्छा ठीक है। चौधरी मुनीर साहब तो असल में मियाँ साहब को देखते हुए दाखिल होते हैं और मियाँ साहब की कुर्बत का फायदा उठाते हैं। जी ठीक है। चौधरी मुनीर का जो बेटा है वो वजीर आला पंजाब का दामाद है जी। नकवी साहब और आसिफ अली जरदारी एक जमाने में अमेरिका में साहब की जलावतनी थी, क्योंकि बेनजीर पसंद नहीं करती थी कि जरदारी साहब पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लें। अच्छा जी। तो वो अमेरिका चले गए, में लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया और उन्होंने अमेरिका में बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, बहुत कुछ सीखा और बहुत सारे राब्ते मुस्तकिल कायम कर लिए। इसी तरह हमारे वजीर दाखिला जो है इस वक्त, वो भी अमेरिका चले गए, बहुत तेज तरार आदमी थे और हैं, तो उन्होंने अमेरिका में CNN के लिए काम भी किया और अमेरिका के साथ भी उनके राब्ते बहाल हो गए। अब ये नहीं मालूम हुआ कि इन दोनों का आपस में राब्ता कब हुआ, जरदारी साहब का और मोहसिन नकवी साहब का, क्योंकि जरदारी साहब मोहसिन नकवी साहब को अपना मुंह भोला बेटा बना रखा है सर। जी जी। फैसल बाबडा को भी। जी हाँ, जरदारी साहब के बच्चों ने भी वहाँ पे दुबई में इन्वेस्टमेंट की है जी। ये कहानी जो है ये पिछले साल शुरू अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी के, बल्कि आसिफ अली जरदारी के 3 बेटों ने और 2 बेटियों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। 3 बेटे उनके बिलावल भुट्टो जरदारी, फैसल बाबडा और मोहसिन नकवी साहब, अगर आप इत्तेफाक करें जी। वो बोले कहिए। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, डिग्री जाली हो या असली हो, डिग्री होती है, बेटा बेटा ही होता है वो। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, डिग्री होती है बशर्ते कि तालीमी डिग्री ना हो। अच्छा जी। और कोई डिग्री ना करे। खैर, तो बात ये है कि हम बात करते हैं अपना मोहसिन नकवी साहब की। ये कहानी पिछले साल असल में शुरू होती है जी, जब मोहसिन नकवी साहब जो थे वो वज़ीर आला पंजाब थे। हाँ जी। और अपना कंबोडिया की सरकार ने उनको अपना सफीर मुकर्रर कर दिया। कंबोडिया एक ऐसा मुल्क है जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बहुत बदनाम है और उसको बदनाम करने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ जी है। यानी कि अमेरिकन जो है वो बदनाम भी करते हैं और उसके साथ साथ आपकी तशहीर भी करते हैं और अपना काम भी निकालते हैं। मतलब पाकिस्तान बदनाम था, अफगानिस्तान बदनाम है जी जी, कि यहाँ पे काशपुती है, पोस्ट की कंट्रोल किया जा रहा है और लेकिन अमेरिकन ने बहुत फायदा उठाया। अमेरिकन ने और अमेरिका के उन दोस्तों ने जो पाकिस्तान में काम करते थे सर। तो हम बात जब कंबोडिया सफीर जो थे, एजाजी सफीर होते हैं, पाकिस्तान में कंबोडिया का सफारखाना नहीं है। अच्छा जी। और इस इलाके की सियासत को और जब मामला को देखने के लिए जो दिल्ली में कंबोडिया की सफारखाना है वो लुक आफ्टर करता है और पाकिस्तान में जो एजाजी सफीर मुकर्रर किया जाता है उसका लेटर भी दिल्ली से इशू होता है, कंबोडिया के सफारखाने से जी। तो इनको मुकर्रर किया गया। इनसे पहले चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे
कंबोडिया के सफीर थे। मून सलाही, ये भी जी हाँ, ये भी जहन में रखिए, जो अब जला वतन है भारत। और इनके लिए इनका जब लेटर इश्यू हो गया कंबोडिया की सरकार की तरफ से कि इन्हें बना दिया है अपना एजाजी सफीर, ये कंबोडिया का इन्होंने दौरा भी किया और ये वजीर आला भी थे पंजाब के। जी हाँ जी। तो ये जब फाइल थी अपना, उस जमाने में जरदारी साहब के साहबजादे बिलावल जरदारी पाकिस्तान के वजीर खारजा थे जी। तो ये फाइल गई के पास अप्रूवल के लिए जी। उन्होंने इस फाइल को अप्रूव किया जी, और जिसका नतीजा ये हुआ कि मजबूरन ये इस वक्त बीच में रह गई जी। अब ये नहीं पता कि अभी तक सफीर है या नहीं, क्योंकि जब तक जिस मुल्क में सफीर मुकर्रर किया जा रहा है वो मुल्क उसे एक्नॉलेज ना करे, उस मुल्क की दफ्तर खारजा कहे कि ठीक है हमने शक को कबूल किया आपकी तरफ से आजादी सफीर। लेकिन यहाँ पे तो कोई मसला नहीं, पाकिस्तान में सफीर को कबूल करना इनका बतौर कंबोडिया के सफीर के, वो तो मसला हो ही नहीं सकता क्योंकि वो वजीर दाखिला हैं, बड़ी पावर में हैं, बल्कि डिफेक्टो वजीर आजम भी हैं। वो सही है, लेकिन जो कुछ कहते हैं ना कुछ असूल हैं, SOPs हैं, उसके कारण। अच्छा, फिर ये देखे अब उसमें ये है कि वो वजीर दाखिला भी हैं एक तरफ, वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन भी हैं दूसरी तरफ। उसके बावजूद उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ नहीं खेलेंगे जी। देखें मामला इस वक्त फंसा इसलिए हुआ है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार नहीं, पाकिस्तान के अंदर ना ही पाकिस्तानी टीम को बुलाने को तैयार है। हाँ, वो कहते हैं कि तीसरी जगह हम खेलेंगे, और तीसरी जगह खेलने की वजह यह है कि क्रिकेट में इतने पैसे हैं कि क्रिकेट बोर्ड, उनके क्रिकेट बोर्ड को भी और हमारे क्रिकेट बोर्ड को बहुत आमदनी होती है। पर मोहसिन नकवी साहब की बात करते लोगों में छोड़े, जब मोहसिन नकवी साहब बारह सफीर नहीं बन सके। अच्छा। लेकिन सवाल यह है कि वहां भारत हासिल करने के बाद क्या मोहसिन नकवी साहब जो रकूमात की तबादला था उसमें हिस्सेदार बन जाते? क्या इतनी बड़ी रकम थी उनके पास कि उसको मजीद महफूज किया जा सकता? ये मोहसिन नकवी साहब के ऊपर एक इल्जाम है। नहीं, कौन सी किस रकम की बात कर रहे हैं आप? वो रकम जो आपने बाहिसियत वज़ीर आला कमाई हो किसी भी जरिए से। अच्छा जी। आपने वज़ीर आला की हैसियत से आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हासिल होती हैं कि जो आप आसानी से कर सकते हैं। मसलन आपने बाहर से बड़ी मशीनरी मंगवा के बेची हो जी, ठीक है ना सर। मतलब देखे ना जितने बिजली के प्लांट हमारे यहाँ लगे हुए हैं और जिनकी बिजली नहीं पैदा हो रही, लेकिन उनके साथ जो शरायत तय की थी साबका हुकूमतों ने, उसके कारण आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो आपकी आमदनी में इजाफा हो रहा है। कभी मिस्टर मंशा से किसने पूछा कि आप इतनी आमदनी कहाँ से आ रही है, वो कहता भाई आ कहाँ से रही है, हमारा मुआवजा था कि हम यहाँ पे बिजली पैदा करने की मशीन लगाएंगे। मतलब ये है कि अच्छा कंबोडिया को जैसा आपने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वो बहुत बदनाम है मुल्क, तो उसको इस्तेमाल करना चाहते थे, अपने सफारतकार बन जाते हो, सफारतकार बन जाते हो। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। असल में यही वो कड़ी है जिसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सामने आ रहा है नाम मोहसिन नकवी साहब का। बाकी लोग जो हैं जिन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट की है वो इसी तनादर में की है ना सर। अगर तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्होंने डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि जी हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो महफूज है, अगर नहीं दिया तो उन्हें बताना पड़ेगा। दुबई तक बरतानिया तक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आप कहना चाहते हैं कि कंबोडिया को भी इस्तेमाल किया जाता है या किया जा सकता है? किया जाता है सर, किया जाता रहा है, किया जाता रहेगा। वो ये काम रुकने वाला तो नहीं है। अब भारत में इंतखाबात हो रहे हैं, वहां पे भी इस किस्म के इल्जाम लग रहे हैं। और कितने भारतीय हैं जिन्होंने दुबई में इन्वेस्टमेंट की हुई है, पाकिस्तान से ज्यादा है जी। अब कानून ये है कि हमारे यहाँ तो दोहरी शहरियत के लोग हामिल हैं, वो सियासत में हिस्सा लेते हैं, लेकिन भारत में अभी ऐसा कानून नहीं है कि दोहरी शहरियत के लोग जो हैं वो सियासत में हिस्सा लें। तो इस किस्म के कवानीन मुल्क की मफाद को रख के बनाए जाते हैं हमारे। खान साहब आखिर में प्लीज जरा कमेंट कर दीजिए, वो जो इमरान खान ने पेश होना है वो वीडियो के जरिए अदालत में, वो उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए।
दरअसल में मेरा ख्याल ये है कि जो लोग इमरान के खिलाफ मुकदमा चला रहे हैं, अब वो मजबूर हो गए हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान की बात सुनी जाए। अच्छा जी। कि कैद रहने के बाद इमरान साहब क्या चाहते हैं, क्योंकि अब तक जो बातें आ रही थी वो लोगों के हवाले से आ रही थी कि इमरान ने ये कहा, इमरान ने ये कहा, इमरान ने ये कहा। लेकिन जब वो जब काजी ईसा के सामने पेश होंगे, तो अगर काजी ईसा साहब का मजाज ठीक हुआ उस दिन और उन्होंने ये नहीं कहा इमरान मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता, अच्छा। इमरान इसको छोड़ दो, जिसना वो अपना साथी जजों को कहते हैं, तो शायद इमरान वो बात पूरी तरह ना बयान कर सके। लेकिन असल मकसद ये है कि लोगों की तशरीह और तसल्ली हो कि इमरान महफूज है और इमरान साहब वो बात कह सके जिससे पाकिस्तान आजाद हो सके और आगे चल सके। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।